ओके, सो लास्ट क्लास के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करते हैं। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? फास्ट गाइस फास्ट, जल्दी से जल्दी आप मेरे को कमेंट्स में आंसर दो, जिससे कि थोड़ा इंटरेक्शन हो। रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। अकाउंट्स का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जिससे कि वो समझ में आ सके। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एसेट्स पढ़ा था। एसेट्स सबको क्लियर था या किसी को डाउट है एसेट्स में? अभी लास्ट क्लास में जो हमने एसेट्स पढ़ा था, एनीवन हैज सम डाउट इन दैट एसेट्स? ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। टेल मी दैट कि उसमें वो एसेट्स हैं या आपके एक्सपेंसेस हैं। ओके, फोन। फोन फोन एक्सपेंस थोड़ी है, फोन इज एसेट। फोन आपका 15-20 हज़ार का होता है, 2-3 साल यूज आता है, तो दैट्स वाई वो एसेट हुआ। हम फोन लेते हैं तो हम फोन को कम से कम, कुछ लोग तो 30-40-50 थाउजेंड का भी फोन लेते हैं, और वो उसकी यूजफुल लाइफ ऑलमोस्ट 2 साल, 2 साल 3 साल तो फोन को चलाते ही हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई इट्स अ डेप्रिशिएबल लॉन्ग टर्म। तो वो आपका जो हो गया, बहुत स्लाइट आपका बुकिश लैंग्वेज पे जाओगे तो सिद्धार्थ, यस इट इज डिफरेंट, बट थियोरेटिकल पे जाओगे, मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन पे जाओगे तो वन इन द सेम थिंग। बुकिश लैंग्वेज पे इट्स डिफरेंट। ओके, सो फोन जो हुआ बच्चों, फोन इज अ एसेट। ठीक है, मैं आपको एक बार लास्ट क्लास वाला जो है वो एक बार स्क्रीन निकालता हूँ, आप उस पर देखना। गाइस, ये मेरी लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसकी स्क्रीन है। ठीक है, तो इसके बिहाफ में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तो वो हम करते हैं। योर निताक्षी, आप फोन से लॉगिन हो या आप कंप्यूटर से लॉगिन हो? निताक्षी, यू आर लॉगिन फ्रॉम फोन और कंप्यूटर? अगर आपको वीडियो और वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है तो शायद आप मोबाइल से लॉगिन होगे। अगर आप कंप्यूटर से लॉगिन हो और आपका वाईफाई कनेक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग है तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओके। सो हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एक मिनट। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एसेट्स और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। सो फोन इज अ एसेट। बुक्स, बुक्स क्या होंगी? एक्सपेंस। लाइब्रेरी बुक्स, एसेट। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इज अ एक्सपेंस। यस, कैलकुलेटर इज अ एक्सपेंस। एंड उसके बाद आपका रिपेयर्स, हमने घर पे कुछ रिपेयर कराए, या कैलकुलेटर इज अ लॉन्ग टर्म, बट अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे हमने लॉन्ग टर्म के साथ में बोला हुआ था कि अगर वो लो वैल्यू का लॉन्ग टर्म हो जाता है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ एक्सपेंस। अगर कोई चीज लॉन्ग टर्म होती है बट लो वैल्यू की होती है तो इट इज कंसीडर्ड एज एक्सपेंस। ओके, इसके साथ में हमने बोला, और कंप्यूटर या लैपटॉप, एसेट।
ओके, देन कम्स टू योर रिपेयर्स, घर की रिपेयर। घर की रिपेयर इज अ एक्सपेंस, क्योंकि हमने रिपेयर कराया और वो सर्विसेज हमने इमीडिएटली यूज कर ली। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग पे जो पैसा खर्च हुआ, या इट्स अ एसेट। बिल्डिंग जो हमने बनाई, बिल्डिंग पे पैसा खर्च हुआ, इट्स अ एसेट। उसके बाद हमारा आता है साइकिल, साइकिल परचेज हुई। ठीक है। साइकिल एक ऐसा आइटम है जिसको हम एसेट में भी डाल सकते हैं और एक्सपेंस में भी डाल सकते हैं, क्योंकि 3-4 थाउजेंड की आती है। तो 3-4 थाउजेंड जो होता है, ऑल्दो वो लॉन्ग टर्म होती है, 3-4 साल चलती है, बट 3-4 थाउजेंड जिसके लिए बहुत छोटा अमाउंट है वो उसको एक्सपेंस में डाल देगा, 3-4 थाउजेंड जिसके लिए बड़ा अमाउंट है वो उसको एसेट में डाल देगा। ठीक है। तो जनरली ये एसेट है, एक्सपेंस किसी में भी आ सकती है, जनरली हम एक्सपेंस में डालेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। देन कम्स टू योर वेडिंग, वेडिंग एक्सपेंस, वेडिंग। सिद्धार्थ, इट्स एक्सपेंस। वेडिंग जो हुआ अपना, एक नाइट में आपने खर्चा करा और काम खत्म, तो इन दैट केस इट इज नॉट कंसीडर्ड एज एसेट, इट इज एक्सपेंस। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वन इज डायमंड, डायमंड। ओके, गोल्ड, सिल्वर। ओके, सिल्वर इज ऑल्सो एसेट। देन कम्स टू योर आपका लैंड, क्लोथ्स। एक्सपेंसिव वॉच, एक्सपेंसिव वॉच गौरी इज अ एसेट, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म की होती है, एक कंसिडरेबल वैल्यू की होती है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ एसेट। ओके, देन कम्स टू योर वुडन almirah। ओके, इट्स अ एसेट। ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आपको क्लियर है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने उसका डिवीजन भी बताया था कि भाई एक एसेट किसको बोल सकते हैं और आपका एक्सपेंसेस किसको बोल सकते हैं। आज की क्लास में हम कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं। ठीक है, so we'll start with the new terms for today. Okay, so guys, आज के लिए हम पढ़ते हैं कि एसेट्स तो हमने देख लिया कि व्हाट आर एसेट्स। अब हम पढ़ते हैं लाइबिलिटीज कि व्हाट आर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है? हर्ष, एनी डैमेज इन द बिजनेस जो होता है वो आपका एक्सपेंस होगा। इट कैन बी कॉल्ड एज अ लॉस और इट कैन बी कॉल्ड एज अ एक्सपेंस। करंट एसेट्स विधि जो आपका होता है, जो 1 साल से छोटे वाले हमने एसेट्स बोले थे ना, जो एसेट्स हमने बात की थी कि दो एसेट्स विच आर फॉर द शॉर्टर टाइम पीरियड, बोलते हैं करंट एसेट्स। ठीक है। जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जो 1 साल से बड़े ड्यूरेशन वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। यस सिद्धार्थ, लाइबिलिटीज मीन्स उधार। ठीक है। तो लाइबिलिटीज ना जनरली किसी एक चीज का नाम नहीं है, वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे उधार।
तो ये एक तरीके से ना मेन हेड है। तो ये जो मेन हेड है, ये मेन हेड आपका जो कंसिस्ट करता है, ये आपका मेन हेड कंसिस्ट करता है आपका इसके अंदर बहुत सारे तरीके के उधार आ जाते हैं। इसमें लोन भी आ सकता है, ठीक है। इसमें आपका जो है, इसमें आपका क्रेडिटर भी आ सकता है। इसमें आपका फ्यूचर चेक पेमेंट भी आ सकता है। इसको हम बिल्स पेपर बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका डेट डिबेंचर्स होते हैं, वो भी आ सकते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स इज अ टाइप ऑफ लोन। कोई भी तरीके का लोन जो कि हम लेते हैं, कोई भी तरीके का लोन जो हमने किसी थर्ड पार्टी से लिया होता है, इसमें आपका कैपिटल भी आ सकता है, क्योंकि कैपिटल का मतलब भी होता है हमने ओनर से लोन लिया, ठीक है। कोई भी तरीके का लोन जो बिजनेस लेता है इज नोन एज लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कोई एक पर्टिकुलर आइटम का नाम नहीं है। लायबिलिटी मीन्स उधार, वो सारे के सारे जितने भी उधार होते हैं उन सब के कॉम्बिनेशन को मिला के हम लायबिलिटी बोल देते हैं। So combination of all the udhars combined together is known as liability. कुछ उधार छोटी ड्यूरेशन के होते हैं, कुछ उधार लंबी ड्यूरेशन के होते हैं। जो छोटी ड्यूरेशन के उधार होते हैं उनको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जो लंबी ड्यूरेशन के उधार होते हैं उनको हम बोलते हैं आपका नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसको भी हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में डिवाइड करते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को बोल सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म को हम बोल सकते हैं करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो करंट वर्ड यूज करते हैं शॉर्ट टर्म के, ठीक है। तो आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, लोन फॉर 6 मंथ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लोन फॉर 2 years लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्रेडिटर्स उधार पे सामान बेचना, ओ सॉरी उधार पे सामान खरीदना। उधार पे हम जनरली सामान शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं जनरली? हमेशा शॉर्ट टर्म, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 15 दिन, ठीक है। तो हम जब भी उधार पे सामान खरीदते हैं इट इज फॉर द शॉर्ट पीरियड। तो जो क्रेडिटर्स हुआ, ये क्रेडिटर्स आपका हमेशा ही शॉर्ट टर्म होता है, क्रेडिटर्स कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होता, ठीक है। फ्यूचर चेक पेमेंट, अगर फ्यूचर में हमको चेक को किसी को पेचेक से पेमेंट करनी है, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक जिसको हम बोल सकते हैं, तो इसका दूसरा नाम होता है बिल्स पेपर। तो इसको आप फ्यूचर चेक पेमेंट बोल लो, इसको आप पोस्ट डेटेड चेक बोल लो, इसको आप बिल्स पेपर बोल लो, एक ही मतलब है। तो हम किसी को फ्यूचर का चेक देते हैं डेट का, तो वो भी 2-3-4 महीने का देते हैं या 5-6 साल का दे देते हैं? शॉर्ट टर्म का देते हैं या लॉन्ग टर्म का देते हैं? पोस्ट डेटेड चेक कि जी इस तारीख को आप क्लियर करवा देना। आप सीधा 2 साल का चेक थोड़ी देते हो किसी को कि 2 साल बाद क्लियर कराना है चेक। हम हमेशा 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने का चेक देते हैं। तो दैट्स वाई वो भी आपका जो होता है ये आपका शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। डिबेंचर्स अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट इट्स अ टाइप ऑफ लोन ओनली, लॉन्ग टर्म लोन। 5-10 सालों के लिए हमने लोन लिया हुआ है, उसको हम एक नाम देते हैं डिबेंचर्स, ठीक है। एंड कैपिटल आपको पता ही है, जो पैसा ओनर ने बिजनेस को उधार दिया ये भी लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि ओनर ये थोड़ी बोलता है कि 2-3-4 महीने में वापस कर देना। जब तक बिजनेस चलेगा तब तक वो लोन हमने लिया ही हुआ है। तो कैपिटल इज ऑल्सो द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सो दैट्स वाई 1 साल से लंबी लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलेंगे एंड 1 साल से छोटी लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। क्लियर गाइस? तो आपका लायबिलिटी बहुत छोटा सा है, लायबिलिटी में कोई बहुत ज़्यादा आपका क्लासिफिकेशंस नहीं है, ना कोई बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो लायबिलिटीज जैसे एसेट्स के साथ कंफ्यूजन होती है एक्सपेंसेस की, ऐसे ही लायबिलिटीज के साथ आपका कंफ्यूजन हो सकता है इनकम्स का, ठीक है। आप लायबिलिटीज मतलब उधार, इनकम मतलब कि जो एक्चुअली में मेरा हो गया। जैसे मैं बोलता हूँ कमीशन अर्न,
इट्स अ लाइबिलिटी और इनकम, कमीशन अर्न, इनकम। ठीक है, मैं सेकंड बोलता हूं कि लोन रिसीव्ड, इट्स अ लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि हमको उसको वापस देना है, लोन रिसीव तो हो गया बट हमको उसको वापस देना है। सो नेक्स्ट वन इज योर रेंट रिसीव्ड, इनकम। ठीक है, तो जैसे हमारा एसेट्स और एक्सपेंसेस का कॉम्बिनेशन चलता है, ऐसे ही हमारा इनकम और लाइबिलिटीज का कॉम्बिनेशन चलता है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज आर क्वाइट सिंपल, इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो में डिवाइड कर देते हैं। और लाइबिलिटीज एंड एसेट्स बोथ आर द मेजर हेड्स, ये कोई छोटे आइटम को नहीं बोलते, दीज बोथ आर द मेजर हेड्स। ठीक है, इनकम कैन बी कॉल्ड एज एनीथिंग, जो आपका, अगर मैं बुकिश लैंग्वेज से बोलूँ ना, जैसे बुक में लिखा हुआ है इनकम, इनकम इज द प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ये बुकिश डेफिनेशन है कि इनकम कोई भी उस चीज को बोल सकते हैं जो कि हमने प्रॉफिट अर्न करा अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। ठीक है, अब वो रेंट से भी हो सकती है, वो कमीशन से भी हो सकती है, वो गुड्स बेच के भी हो सकती है। तो आपका इसलिए इनकम को, प्रॉफिट को, गेन को, ये ऑलमोस्ट सेम सी चीज़ें हैं प्रैक्टिकल सेंस में। बुकिश लैंग्वेज में जो बुक्स में डेफिनेशन है, आपको वो वाली डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनकम इज एनीथिंग जो हमने अर्न करा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इम्पॉर्टेंट टर्म इज अवर स्टॉक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपका स्टॉक। ठीक है, स्टॉक हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। स्टॉक का क्या मतलब होता है? स्टॉक का क्या मतलब होता है? स्टॉक का मतलब होता है आपका गुड्स। और कोई? स्टॉक का मतलब और कुछ गुड्स के अलावा? स्टॉक का मतलब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब शेयर्स। ओके, गुड्स का मतलब क्या होता है गाइस? व्हाट इज अ गुड? एक कंपनी के लिए गुड्स क्या होगा? आइटम्स। आइटम्स तो कुछ भी हो सकता है, थिंग्स दैट दे सेल। या निताक्षी ठीक बोला कि गुड्स जो होता है, प्रोडक्ट्स विच हेल्प देम टू अर्न इनकम, नहीं हिमानी ये वाला नहीं है। आइटम सोल्ड बाय द बिजनेस, यस। गुड्स हम उन चीजों को बोलेंगे एक्चुअली जिसमें बिजनेस डील करता है। ठीक है, अगर एक प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी में डील करता है तो प्रॉपर्टी उसके लिए गुड्स हो गई। ठीक है, एक एक केमिस्ट मेडिसिन में डील करता है तो मेडिकल आइटम्स उसके लिए जो हो गए वो आपके गुड्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स। अगर कोई बंदा जो है स्टेशनरी में डील करता है तो स्टेशनरी उसके लिए जो है वो गुड्स हो गई। कोई बंदा फर्नीचर में डील करता है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स हो गया। ठीक है, कोई बंदा जो है वो पेड़ पौधों में डील करता है तो उसके लिए पेड़ पौधे जो हो गए वो गुड्स हो गए। बाकी जो आइटम होते हैं वो आपका खरीदता है, बाद में फ्यूचर में बेचता है। बट खरीदता है तो इस इंटेंशन से नहीं खरीदता बाकी आइटम्स कि मेरे को फ्यूचर में इसको बेचना है। तो एनी आइटम दैट इज परचेज्ड विद द इंटेंशन कि फ्यूचर में हम इसको बेचेंगे, तो सिर्फ उसको ही हम गुड्स बोलते हैं, बाकी आइटम्स को हम गुड्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो गुड्स आर ऑल दोज आइटम जो कि हमारा बिजनेस का मेन काम है, जो हमारा बिजनेस मेनली जिसमें डील कर रहा है, दैट आइटम्स आर नोन एज योर गुड्स। ठीक है,
गुड्स उसके अलावा फर्नीचर, जैसे जैसे मेरा मान लो मेरा काम है स्टेशनरी का, तो मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो उसका नाम फर्नीचर बोलूंगा। मैं गाड़ी खरीदूंगा तो उसका नाम कार बोलूंगा। मैं अलमीरा खरीदूंगा उसका नाम अलमीरा बोलूंगा। मैं फर्नीचर भी खरीदूंगा और मैं अपने घर के लिए पेन खरीदूंगा तो उसको एक्सपेंस बोलूंगा। बट अगर मैंने पेन खरीदा कि इसको बेचेंगे तो उसको मैं गुड्स बोलूंगा। अगर मैंने जो सामान है वो मेरे पास पड़ा है रजिस्टर्स बेचने के लिए तो उसको मैं गुड्स बोलूंगा। बट जैसे ही वो रजिस्टर्स मैं घर के लिए लेके जाता हूँ उसको मैं एक्सपेंस बोलूंगा। ठीक है। तो जो जो आपके गुड्स होते हैं वो गुड्स आर बेसिकली दोज आइटम्स जो एक बिजनेस जिसमें नॉर्मली डील करता है उसको हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है। परचेज वर्ड हम यूज करते हैं, वैसे तो हम परचेज किसी भी चीज के लिए बोल सकते हैं, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ कार, परचेज ऑफ मोबाइल। बट अकाउंट्स के अंदर हम अगर परचेज वर्ड यूज कर रहे हैं बुक्स में लिखने के लिए तो दैट इज फॉर परचेज ऑफ गुड्स। परचेज वर्ड अकाउंट्स के अंदर बुक्स के अंदर अगर हम लिख रहे हैं तो दैट स्पेसिफाई कि हमने गुड्स परचेज करे। तो गुड्स अपने आप में कोई अकाउंट नहीं होता। गुड्स को जब मैं परचेज करता हूं तो द नेम ऑफ द आइटम इज परचेज। whenever I buy goods, the name of the goods account is transferred to purchase। क्लियर? इसी समझ में आई? परचेज ऑफ फर्नीचर को मैं परचेज नहीं बोलूंगा, उसको मैं फर्नीचर नाम दूंगा। परचेज ऑफ लैंड को मैं परचेज नहीं बोलूंगा, उसको मैं लैंड नाम दूंगा। परचेज ऑफ गुड्स को मैं गुड्स नाम नहीं दूंगा, उसको परचेज नाम दिया जाता है। तो जहां पे भी परचेज वर्ड लिखा होगा अकाउंट्स के अंदर दैट सिग्निफाई कि ये परचेज गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, ये गुड्स बोल रहे हैं, ये किसी और चीज की बात नहीं कर रहे। ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेल्स। सेल्स भी इसी तरीके से हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, सेल ऑफ फर्नीचर, कार, लैंड, बिल्डिंग, हाउस। बट हम सेल का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स। मैं लैंड बेचूंगा तो नाम लैंड यूज करूंगा, मैं बिल्डिंग बेचूंगा तो नाम बिल्डिंग यूज करूंगा, फर्नीचर के साथ फर्नीचर, कार के साथ कार, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स। बट जब मैं गुड्स को बेचूंगा तो उसका नाम मैं सेल रखूंगा। ठीक है। तो गुड्स का नाम परचेज भी हो सकता है, गुड्स का नाम सेल भी हो सकता है। जिस टाइम पे गुड्स आ रहे हैं उस टाइम पे नाम होगा परचेज, जिस टाइम पे गुड्स जा रहे हैं उस टाइम पे नाम होगा सेल। ठीक है। और जब मेरे पास गुड्स ना, जब गुड्स मेरे पास अवेलेबल पड़े होंगे, बिके नहीं अभी तक, मेरे पास ही पड़े हुए हैं, इट्स नॉट सोल्ड इन द मार्केट, उस टाइम पे हम गुड्स को स्टॉक बोलते हैं। तो गुड्स एक्चुअली में देखा जाए तो हमारा कोई भी अकाउंट नहीं होता। गुड्स नाम कभी भी अकाउंट्स के अंदर नहीं लिखा जाता। गुड्स को हमने तीन नामों में डिवाइड करा, परचेज, सेल्स एंड स्टॉक। ज्यादातर आप परचेज और सेल नाम, जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम उसको परचेज नाम से दिखाएंगे, जब भी हम गुड्स सेल करेंगे तो हम उसको सेल नाम से दिखाएंगे। और गुड्स पड़ा होने का तो हम जब जो गुड्स हमारे पास पड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं लाइक स्टॉक में कितना सामान पड़ा। ठीक है। जब हमने सामान अपने पास की बात करनी होती है तो हम उसको बोलते हैं हाउ मच ऑफ द आइटम्स आर देयर इन द स्टॉक। क्लियर सबको? कि गुड्स को हमने तीन नामों में डिवाइड किया, परचेज, सेल्स एंड स्टॉक। तो आगे से गुड्स जो है, गुड्स को गुड्स जनरली हम नहीं बोल के हम उसको परचेज, सेल और स्टॉक के नाम से डिफाइन करेंगे। बट अगर गुड्स को छोड़ के कोई भी और आइटम है तो उसको हम नहीं लेंगे। क्लियर एवरीवन? कि आपके तीन नाम जो है क्या हमारे अकाउंट्स में डिनोट करते हैं? ओके। नेक्स्ट इज योर परचेज रिटर्न। जैसे परचेज है
ऐसे ही आपका एक टर्म होता है परचेज रिटर्न। फर्नीचर रिटर्न को, फर्नीचर परचेज किया था उसको रिटर्न करा, उसको परचेज रिटर्न नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैंने लैंड परचेज की थी उसको रिटर्न करा, उसको भी परचेज रिटर्न नहीं बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स होते हैं उनको जब हम वापस करते हैं, जिससे हमने परचेज करे, किसी भी रीजन से वापस करना होता है, तो उसको ही परचेज रिटर्न बोलेंगे। और उसी तरीके से ही जब हमारे गुड्स जो हमने बेचे हैं वो हमारे पास वापस आते हैं, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न, कि जो हमने बेच दिया वही हमारे पास वापस आया, तो उसको हमने बोला सेल्स रिटर्न। तो वो भी गुड्स की सेंस में ही बोला जाता है। तो हमने गुड्स को 5 नामों में डिवाइड करा, परचेज, सेल्स, स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। क्योंकि हम अगर बिजनेस के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन गुड्स की ही होती है, तो हमको उनको नामों में डिवाइड करना जरूरी हुआ कि पता चले कि गुड्स के साथ क्या हो रहा है। हम खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं। अगर आप किसी भी शॉप में देखोगे तो किसी भी बिजनेस में, शॉप में, वहां पे गुड्स की ही ट्रांजैक्शन की दिन में 500 एंट्री होंगी और बाकी चीजों की दो दो तीन तीन होंगी। सेल्स रिटर्न इज जब गुड्स हमारे पास जो हमने सेल किया होता है वो वापस आते हैं, तो इज नोन एज सेल्स रिटर्न। ये भी गुड्स की ही सेंस में होता है हमारा। कोई भी चीज जो हमारी गुड्स की सेंस में होती है वो इन 5 नामों में डिवाइड हो जाती है। इन 5 नामों के अलावा गुड्स का और कोई भी नाम नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आप मुझे बताना उनको किस वर्ड से डिनोट करेंगे, क्योंकि हर एक लाइन को हमको डिनोट करना होता है कुछ नाम से। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज किस नाम से डिनोट होगा, परचेज या फर्नीचर? गाइस अभी तो आपको मैंने बताया कि आपका परचेज वर्ड सिर्फ और सिर्फ आपका गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अगर गुड्स नहीं है तो वो फर्नीचर नाम होगा, वो परचेज नाम नहीं होगा। यस, सो फर्नीचर परचेज में हम उसको फर्नीचर नाम देंगे, परचेज नाम नहीं देंगे। ठीक है, ओके। फर्नीचर परचेज रिटर्न टू द पर्सन, जिससे मैंने परचेज करा था उसको मैंने रिटर्न कर दिया, नाम क्या देंगे, परचेज रिटर्न या कुछ और? परचेज रिटर्न नाम देंगे, फर्नीचर। ओके, रिटर्न वर्ड हम अकाउंट्स के अंदर ना सिर्फ सेल्स और परचेज के साथ ही लगाते हैं। अगर रिटर्न जो है गुड्स के रिटर्न हो रहे हैं तो हम रिटर्न वर्ड लगाते हैं, बाकी सब जो है हम सिंगल वर्ड से ही डिनोट करते हैं। लाइक फर्नीचर खरीदा तो भी फर्नीचर, फर्नीचर बेचा तो भी फर्नीचर, फर्नीचर रिटर्न करा तो भी फर्नीचर, फर्नीचर रिटर्न आया तो भी फर्नीचर। ठीक है, कार खरीदी तो भी कार, बेची तो भी कार, रिटर्न हुई तो भी कार। लैंड खरीदी तो भी लैंड, बेची तो भी लैंड और रिटर्न हुई तो भी लैंड। ठीक है, तो जनरली हम जो होता है गुड्स के साथ में रिटर्न वर्ड यूज कर लेते हैं, बाकी सब एक सिंगल वर्ड से डिनोट होते हैं, जो कि बेसिकली उनका एक मेन आइटम होता है। ठीक है, सो मैंने दूसरा ट्रांजेक्शन बोला, पेन परचेज्ड, पेन। ओके फाइन, अभी के लिए आप ठीक हो गाइस। जिस टाइम पे, अब मैं थोड़ा सा आपको आगे का बता रहा हूँ कि देखो, अब हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं गुड्स, एसेट्स। एसेट्स को उनके नेम से बुलाया जाता है, गुड्स को परचेज सेल से बुलाया जाता है, एंड एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस से ही बुलाया जाता है। ठीक है, तो जिस टाइम पे मैं आपको एक आइटम बोलूंगा, अगर वो गुड्स है तो आप परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न या स्टॉक नाम से बताओगे। अगर वो एसेट है
तो एसेट के नाम से बताओगे, और अगर वो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस बोलोगे। उसके अंदर के आइटम का वो हमारे लिए इररिलेवेंट होता है। मतलब एक्सपेंसेस के नामों को हम डिफाइन नहीं करते। जैसे पेन है, पेन का नाम हम बिजनेस में कहीं नहीं लिखेंगे, उसको उठा के सीधा एक्सपेंस में डाल देंगे। ठीक है, तो पेन जो है वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? एक्सपेंस की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, ओके। बुक्स एक्सपेंस की कैटेगरी में चली जाएंगे। फोन परचेज्ड फोन परचेज इज अ एसेट, और वो फोन या मोबाइल की कैटेगरी में जाएगा, बिकॉज अभी हमने पढ़ा एसेट्स जो होते हैं वो नेम के साथ जाते हैं। वो एसेट्स नहीं लिखते, उनको नेम के साथ जाते हैं, तो इट्स मोबाइल या फोन, वो उस कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, फर्नीचर परचेज फर्नीचर की कैटेगरी में जाएगा। फर्नीचर सेल यस, वो भी फर्नीचर की कैटेगरी में जाएगा। फर्नीचर रिटर्न परफेक्ट, वो भी फर्नीचर की कैटेगरी में ही जाएगा। रिटर्न नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। तो सेल, परचेज, रिटर्न, एसेट्स के केसेस में सब नाम होते हैं। ठीक है, ओके। अब मैंने इसको बोला स्टेशनरी वाले ने रजिस्टर परचेज करे। स्टेशनरी की दुकान वाले ने रजिस्टर परचेज करे। गाइस, गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं होता। गुड्स नाम हमारे अकाउंट्स में कहीं यूज नहीं होता। इट विल बी कंसीडर्ड एज गुड्स नाम कहीं भी यूज नहीं होता। इट विल बी कंसीडर्ड एज परचेजेस, नॉट रजिस्टर। देखो सिंपल सा चीज, क्या रजिस्टर एसेट है? नो। एसेट्स को हम उनके नाम से बुलाते हैं। क्या रजिस्टर एक्सपेंसेस है? नो। एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंस वर्ड से बुलाते हैं। क्या रजिस्टर स्टेशनरी वाले के लिए गुड्स है? यस। गुड्स को जब हम परचेज करते हैं तो कौन से नाम से बुलाते हैं? गुड्स को जब हम परचेज करते हैं तो कौन से नाम से बुलाते हैं? परचेज। यस। तो जब स्टेशनरी वाले ने रजिस्टर परचेज करे तो हम उसका क्या नाम देंगे? परचेज। ठीक है। मेडिकल शॉप सेल्स ऑफ मेडिसिन। सेल्स परफेक्ट। ठीक है, गुड्स है उसके लिए, तो गुड्स को हम बेचते हैं तो उसको हमने सेल्स का नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर कार शोरूम सेलिंग कार। गौरी, उसको कार का नाम नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि कार शोरूम के लिए जो कार है वो गुड्स हुई, और जो गुड्स हैं जब वो गुड्स बेचते हैं तो सेल का नाम आता है। कार शोरूम के लिए तो कार एक गुड है। ठीक है, ओके। इसके बाद प्लेन टिकट परचेज्ड बाय अ बिजनेस। प्लेन टिकट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, यस, एक्सपेंस। गॉट इट। ठीक है, देन उसके बाद कैलकुलेटर परचेज बाय द फर्म, यस, एक्सपेंस।
वेरी कॉस्टली पेंटिंग परचेज बाय द फर्म। जैसे ही मैंने कॉस्टली वर्ड बोला, तो कॉस्टली वर्ड बोलते ही क्या पेंटिंग ऐसी चीज है जो एक साल में खत्म हो जाए? पेंटिंग शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म है। पेंटिंग जब आपका लॉन्ग टर्म है तो उस केस में उसकी वैल्यू जो पेंटिंग की है वो 5 6 साल, 8 साल, 10 साल कुछ तो रहेगी। और जब मैंने उसको कॉस्टली भी बोल दिया तो वो आपका डेप्रिशिएबल आइटम हुआ, और कॉस्टली बोलते ही एक्सपेंसिव भी हो गया, तो वो कभी भी एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं जाएगा, वो एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा। एसेट नाम से बोले जाते हैं, तो उसका नाम या तो पेंटिंग दे दिया जाएगा, या आर्ट एंड क्राफ्ट दे दिया जाएगा, या उसका आर्टिफैक्ट दे दिया जाएगा, कुछ भी ऐसा नाम दे सकते हैं जो कि एक्चुअली उस पर सूट करता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये हमने कुछ डिफरेंशिएट करे बिटवीन कि हम गुड्स के नाम को परचेज सेल्स स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर, ओके, डेटर का वर्ड का मतलब क्या था? डेटर, डेटर वर्ड का मतलब क्या था गाइस? हु टेक लोन, हिमानी का मतलब है डेटर हु टेक्स लोन। और कोई? यस, हमसे जिसने उधार पे गुड्स बाय कर रखे हैं, दैट पर्सन इज नोन एज डेटर। जनरली हमसे अगर कोई पैसा उधार पे लेता है तो हम उसको लोन नाम देते हैं, उसको डेटर नाम नहीं लेते हैं। हाँ, जो 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 हमने अगर पैसा लिया हुआ है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज बोरिंग्स, लोन्स। अगर गुड्स हमने उधार पे दिए हुए हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज डेटर्स। ठीक है, एक इसी से ही वर्ड आता है बेटेड। किसी को इसका मतलब पता है? बैड डेट, इसमें बी साइलेंट है तो इसको डेप्ट नहीं बोलते, डेट बोलते हैं, बैड डेट। किसी को पता है बैड डेट का मतलब? नो, ओके। डेटर का मतलब है कि मुझे इनसे 100 रुपए लेने हैं। नो, नॉट डेट्रा। यस, हिमानी इज करेक्ट, दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। पॉइंट। तो डेटर्स का मतलब होता है कि मुझे इनसे इतने पैसे लेने हैं। डेटर्स जब कुछ पैसा या पूरा पैसा देने से मना कर देते हैं, या तो कुछ पैसा देने से मना करते हैं या पूरा ही पैसा देने से मना करते हैं, इन दैट केस दैट अमाउंट जो उनसे वापस नहीं रिकवर हो पाएगा इज नोन एज बेट। ठीक है, सो द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवरेबल इज नोन एज बेटेड। जो पैसा हम आगे से रिकवर नहीं कर सकते हैं उसको हम बेटेड बोल देते हैं, और जो रिकवर कर सकते हैं वो डेटर में ही पड़ा रहता है। तो अगर डेटर बोलता है जी 80 दे दूंगा और 20 नहीं दे पाऊंगा, तो 80 तो डेटर में ही पड़े रहे और 20 उठा के हमने बेटेड में डाल दिया। ठीक है, डेटर बोलता है जी कुछ नहीं दे पाऊंगा, मैं तो भाग रहा हूँ, कंगाल हो गया। उस केस के अंदर आपका पूरा 100 का 100 जो उससे लेना है वो आपका बेटेड चला गया। क्लियर गाइस? ठीक है, इसी से एक और वर्ड निकल के आता है इंसॉल्वेंट। किसी को पता है इसका मतलब? इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, हिंदी में इसको अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं कंगाल। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोले तो उसको बोल देते हैं बैंकरप्ट।
और अगर हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। राइट। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास मैं कंगाल हो गया हूँ। आप अगर कुछ मेरी प्रॉपर्टी बेच के ले सकते हो तो ले लो, मेरे पास एटलीस्ट कुछ नहीं बचा, मैं जो है मैं कहीं पे कुछ भी नहीं दे सकता। तो दैट इज नोन एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का उल्टा हुआ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि भाई मेरे पास अभी थोड़ा सा पैसा है, मैं जो है वो अभी आपको पैसे वगैरह दे सकता हूँ, तो आई हैव इनफ मनी। तो सॉल्वेंट मतलब अ सॉलिड पर्सन जो पैसा चुका सकता है। इंसॉल्वेंट मतलब कि जो आपका पैसा नहीं चुका सकता। क्लियर? ओके। उसके बाद हमारा आता है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि इसका मतलब किस किस को पता है। डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? किसी को पता है डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब? इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DRCR। किसी को डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट इज व्हाट मनी कम्स इन व्हेन मनी इज टेकन, मनी टेकन फ्रॉम द अकाउंट्स। कोई और? डेबिट मनी विड्रॉल। एनीवन एल्स? व्हाट डज मीन डेबिट एंड क्रेडिट? तीन चार बच्चों ने बताया, बाकी क्लास में बच्चे तो बहुत सारे हैं। कोई और? व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? Debit sometimes which comes into the business, sometimes, and sometimes it's going out of the business. ऐसे समझते? Sometimes it's coming in, sometimes it's going out. Anyone else? कोई और तुक्का थोड़ा बहुत? डेबिट एंड क्रेडिट आपके साथ ना जिंदगी भर रहेंगे, बाकी सब चीजें छूट सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं, डेबिट क्रेडिट कभी नहीं छूटेगा आपके आगे पीछे से। क्रेडिट इज मनी रिसीव्ड। ओके फाइन, ठीक है। बच्चों, सबसे बड़ी गलती आपकी जो आप अभी ये आंसर बता रहे हो, सबसे बड़ी गलती, डेबिट और क्रेडिट आपका। अच्छा एक चीज बताओ कि अ, ये लेफ्ट है या राइट है? दिस इज लेफ्ट और राइट? मेरा राइट आपका राइट? आपका राइट या आपका लेफ्ट? ठीक है। एक चीज मेरे लिए राइट हो सकती है, आपके लिए लेफ्ट हो सकती है। ठीक है। हम जब बोलेंगे तो हम राइट बोलेंगे, फिर ये क्वेश्चन आएगा दूसरा, किसका राइट? राइट और लेफ्ट। ठीक है। अब इन दैट केस हमारा जो होता है, हमारी बुक का नाम क्या है? हमारी जो 12th 11th की बुक है, उस 11th की बुक का नाम क्या है? 11th की जो बुक है आपके अकाउंट्स की, उसका नाम बताओ। देखो, बुक क्लोज करो, अगर आपने बुक खोल रखी है किसी ने। ये देखो, हमारा बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हर चीज की डबल एंट्री होती है। ठीक है। हर चीज की डबल एंट्री होती है। क्यों बोलते हैं जी? आपकी एक चीज आ रही है तो एक चीज जा रही है। आप फर्नीचर खरीद रहे हो, फर्नीचर आ रहा है, पैसा जा रहा है। आप गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है। आप सैलरी दे रहे हो, सर्विसेज आ रही हैं, पैसा जा रहा है।
आप जो है रेंट ले रहे हो, तो कैश आ रहा है, आपने रेंट की सर्विसेज दी, बिल्डिंग की सर्विसेज दी। तो कहते हैं कि बिजनेस के अंदर आपका हमेशा दो एंट्रीज मार्क होंगी, कभी भी किसी भी चीज की सिंगल एंट्री नहीं मार्क होगी। दो एंट्री मार्क होंगी, एक प्लस की होगी, एक माइनस की होगी। अब जो प्लस की एंट्री होगी या माइनस की एंट्री होगी, उसको भाई हम किसको मतलब इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं? इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इनकम प्लस करते जाऊंगा, एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक्सपेंसेस प्लस करते जाऊंगा। तो ना कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेफ्ट और राइट चीजें जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है। तो हमने उस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए कि दो जो एंट्रीज हैं, दो जो जो चीजें हम लिखेंगे, एक आने वाली एक जाने वाली, ठीक है, उसको हम लेफ्ट एंड राइट, डेबिट इज लेफ्ट साइड, अब चाहे उसको आप मेरा लेफ्ट बोल लो या अपना लेफ्ट बोल लो, क्रेडिट इज राइट साइड, अब उसको आप मेरा राइट बोल लो या अपना राइट बोल लो, ठीक है। सो डेबिट एंड क्रेडिट आर जस्ट टू साइड्स, वन इज लेफ्ट साइड, वन इज राइट साइड। डेबिट इस साइड भी आ सकता है, क्रेडिट इस साइड भी आ सकता है। हम जनरली ऐसे लिखते हैं, बहुत सारी जगह लोग ऊपर नीचे भी लिखते हैं, डेबिट ऊपर लिख दिया, क्रेडिट नीचे लिख दिया। वो कहते हैं यार दो चीजें रिकॉर्ड करनी है, दो चीजों में से एक चीज प्लस है, एक चीज माइनस है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने मुझसे बुक खरीदी, तो आपके पास से कैश गया और मेरे पास कैश आया, तो आपके पास कैश माइनस बट मेरे पास कैश प्लस, आपके पास बुक्स प्लस और मेरे पास बुक्स माइनस। तो दैट्स वाई हर चीज किसी के पास प्लस होती है और किसी के पास माइनस होती है। तो उन्होंने कहा जी हर चीज की दो ट्रांजेक्शन होंगी, हम लेफ्ट एंड राइट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। हमने क्या करा, हमने उठा के दो साइड्स बना दी, एक साइड का नाम दे दिया डेबिट और दूसरी साइड का नाम दे दिया क्रेडिट। वो जो भूल जाओ दैट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट आने की चीज, क्रेडिट जाने की चीज, डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस नहीं। अगर आप ये ध्यान रखोगे कि डेबिट में आपका प्लस माइनस होता है, आप ये ध्यान रखोगे कि वो डेबिट जो होता है वो आपका आने की चीज को बोलते हैं, क्रेडिट जाने की चीज को बोलते हैं, तो आप हमेशा गलती करते रहोगे। आपको सिंपल ध्यान रखना है कि डेबिट एक साइड का नाम है, क्रेडिट एक साइड का नाम है। अकाउंट्स में हर चीज दो रिकॉर्ड होती हैं, एक आने वाली, एक जाने वाली। आने वाली डेबिट भी हो सकती है और आने वाली क्रेडिट भी हो सकती है, जाने वाली डेबिट भी हो सकती है और जाने वाली क्रेडिट भी हो सकती है। तो इसलिए हमको प्लस माइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, जस्ट ये दो साइड्स हैं, हमको सिंपल दिमाग में रखना है कि दीज आर टू साइड्स, वन इज एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड, वन इज राइट हैंड साइड। अब जो आपको अगर रजिस्टर पे लेफ्ट एंड राइट दिख रहा है और डेबिट एंड क्रेडिट दिख रहा है, अब कोई कंफ्यूजन है किसी को कि इसमें से लेफ्ट कौन सा किसका, राइट कौन सा, अगर नीचे वाले ही भूल जाओ, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट है, तो अगर मैं डेबिट बोलूंगा तो आप लेफ्ट राइट नहीं करोगे ना, आप सिंपल उठा के डाल दोगे जी अच्छा डेबिट साइड डाल। अगर मैं क्रेडिट बोलता हूँ तो इन दैट केस आप प्लस माइनस नहीं करोगे, राइट एंड लेफ्ट नहीं करोगे, आप उठा के सीधा क्रेडिट साइड डाल दोगे। इसको अगर मैंने ऐसे डिस्टिंग्विश करा, डेबिट ओके, क्रेडिट ओके, अब भी आपको पता है कि डेबिट साइड जो है दैट मीन्स डेबिट का मतलब यहाँ डालना है और क्रेडिट का मतलब नीचे वाले में डालना है। तो डेबिट और क्रेडिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो अलग अलग साइड्स हैं, वो साइड्स ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, साइमल्टेनियस भी हो सकती हैं, उसका कुछ और मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। डेबिट और क्रेडिट जैसे अकाउंट्स का हमने मतलब पढ़ा था ना, अकाउंट्स का मतलब होता है सिर्फ रिकॉर्डिंग, ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ साइड्स। गाइस क्या मतलब है डेबिट और क्रेडिट का? यस साइड्स, टू साइड्स। उसके अलावा अगर कोई भी आपको प्लस माइनस के लिए बोलता है तो नहीं,
इन साइड्स के अंदर कुछ चीजें प्लस होती हैं, कुछ चीजें माइनस होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं फर्नीचर, फर्नीचर अगर आता है तो हम बोलते हैं वो डेबिट हुआ, फर्नीचर अगर जाता है तो हम बोलते हैं वो क्रेडिट हुआ। लॉजिक बाद में बताएंगे, बट फर्नीचर डेबिट साइड भी आता है और क्रेडिट साइड भी आता है। तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर प्लस हो रहा है, ठीक है ना, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर प्लस हो रहा है, तो हमने उसको डेबिट साइड लिखा। फर्नीचर जा रहा है तो माइनस हो रहा है, तो हमने उसको क्रेडिट साइड लिखा। बट इसी की जगह हम उसको बात करते हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर से हम उधार पे सामान ले रहे हैं, क्रेडिटर पे अगर हमने उधार पे सामान लिया तो इन दैट केस क्रेडिटर बढ़ गया, प्लस हुआ, उधार बढ़ गया, प्लस होने के बाद भी वो क्रेडिट साइड पे आए, और क्रेडिटर आपका हमने पैसा दे दिया तो कम हो गया, माइनस हो गया, बट उसके बाद भी आपका डेबिट साइड पे आता है। अभी अभी लॉजिक क्यों हो रहा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लॉजिक नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई आइटम प्लस होने के बाद डेबिट पे भी आ सकता है और प्लस होने के बाद क्रेडिट पे भी आ सकता है। एक आइटम माइनस होने के बाद डेबिट पे भी आ सकता है और माइनस होने के बाद क्रेडिट पे भी आ सकता है। वो थोड़े रूल्स हैं, वो जब रूल्स होंगे तब रूल्स में हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए डेबिट एंड क्रेडिट आर जस्ट टू साइड्स। ये दो साइड्स हैं, इन दो साइड्स में हमको कुछ आइटम्स लिखने होते हैं जो हमारे आइटम्स हैं, ठीक है। बस इन साइड्स का इससे ज्यादा कोई भी मतलब नहीं है। आने वाला आइटम लिखना है, जाने वाला आइटम लिखना है, वो आइटम जो लिखना है वो उस आइटम का नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। उस आइटम के नेचर पे डिपेंड करेगा कि भाई आपका नेचर डेबिट साइड जाने वाला है या आपका नेचर क्रेडिट साइड जाने वाला है। डेबिट और क्रेडिट से उसका कोई लेना देना नहीं। क्लियर टू एवरीवन? किसी को भी डाउट कि व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? ठीक है, दीज आर जस्ट टू साइड्स, नथिंग एल्स एक्सेप्ट टू साइड्स, ओके। देन कम्स टू योर डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, किसी को पता है? एक और वर्ड हमने डेप्रिशिएबल आइटम्स लास्ट क्लास में भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? Value reduction, whose values go down, reduction the value after some time when its value decreases. Okay, fine. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारा जो एक कोई भी सामान हम परचेज करते हैं, वो सामान या तो आपका जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो शॉर्ट टर्म वाला जो आइटम होता है उसको तो हमने उठा के सीधा एक्सपेंस में डाल दिया। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई आइटम शॉर्ट टर्म का होता है और कंज्यूमेबल नेचर का होता है तो उसको तो हम उठा के किस में डाल देते हैं, एक्सपेंस में। बट अगर कोई आइटम हमने परचेज करा और वो कंज्यूमेबल आइटम होता है या ऐसा आइटम होता है जिसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट वो लॉन्ग टर्म का होता है, तो उसको किस में डालते हैं गाइस, कहाँ डालते हैं उसको? अगर वो अगर वो रिडक्शनेबल वैल्यू वाला आइटम है बट लॉन्ग टर्म का है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट। यस, हुआ वो खर्चा ही। देखो जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, जो मैंने गाड़ी खरीदी थी वो मैंने खर्चा ही करा, बट वो खर्चा मैंने 10 साल के लिए करा था, तो हमने उसको बोल दिया जी इसकी चीज को हम एक साल में खर्चा ना दिखा के कितने सालों में खर्चा दिखाएंगे, 10 सालों में खर्चा दिखाएंगे। तो हमने उसको एक साल में खर्चा ना मान के 10 साल का खर्चा माना। तो जिस चीज को हमने एक ही साल में यूज कर लिया उसको एक साल का खर्चा माना, जिस चीज को हम एक साल से ज्यादा यूज करते रहे उसको हमने एक साल की जगह 10 साल का खर्चा मान लिया। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी खरीदी, तो जो मैंने गाड़ी खरीदी कार, उसको मैंने बोल दिया जी आपकी 10 लाख की कार है,
दिस इज अ एसेट। ठीक है, तो ये 10 लाख की कार है एंड दिस इज अ एसेट। अब मेरा इंटेंशन उसको एसेट बनाने का क्यों है? क्यों? क्योंकि मैं उसको एक साल में ना डिवाइड करके कितने साल के खर्चे में डालना चाहता हूँ? 10 साल के खर्चे में डालना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने जब पेन खरीदा था मेरा इंटेंशन था कि भाई एक ही साल में खर्चे को मान लो। क्यों? क्योंकि छोटी वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साल में ही कंज्यूम हो गया, तो मैंने उठा के उसको एक्सपेंस में डाल दिया। इस कार जो है, कार की हमारी इंटेंशन क्या थी? कार की इंटेंशन थी कि इसको एक साल में रिड्यूस ना करके इसको 10 साल में रिड्यूस करा जाए। फर्स्ट ईयर हमने कहा जी मैंने इसकी 1 लाख की वैल्यू रिड्यूस कर ली। क्यों? क्योंकि इतना यूज कर लिया होगा। सेकेंड ईयर फिर 1 लाख की वैल्यू मैंने यूज कर ली। थर्ड ईयर फिर 1 लाख की वैल्यू यूज कर ली। तो अगर इस कार की वैल्यू 10 साल है तो मैंने हर साल एक एक लाख यूज करता रहा और उसकी वैल्यू रिड्यूस होती चलेगी। ठीक है, सो जो हम एक एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि हमने एसेट को माना ही इसलिए था क्योंकि उसको हमने एक साल में नहीं डिस्पोज ऑफ करना था, उसको हमने मल्टीपल ईयर में डिस्पोज ऑफ करना था। दैट्स वाई हम उसको एक साल की वैल्यू ना मान के उसको मल्टीपल ईयर की वैल्यू मानेंगे। तो अगर आप बुकिश लैंग्वेज में जाते हैं तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। कि अगर किसी एसेट की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम जो होते हैं वो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, बट उसका मेन लॉजिक ये होता है कि वो एसेट जो होता है वो हमने माना ही इसलिए था लॉन्ग टर्म एसेट, क्योंकि हमको उसको 10 सालों में डिवाइड करना था। तो हर साल जितनी उस वैल्यू की हम यूज करते जा रहे हैं तो हम उसको डेप्रिसिएशन बोलते जा रहे हैं। तो ये कार के साथ, फर्नीचर के साथ, एसी के साथ, हर एसेट जो डेप्रिशिएबल है, हर एसेट जिसकी वैल्यू रिड्यूस होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। तो क्या मैं डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस बोल सकता हूं? एक्सपेंस ऑफ दैट ईयर। गाइस, क्या मैं डेप्रिसिएशन को उस साल का खर्चा बोल सकता हूं? उस साल का कार का खर्चा। विधियन सिद्धार्थ, क्यों? मैं डेप्रिसिएशन उस साल में कार पे कितना खर्चा हुआ ये बोल सकता हूं ना। तो कार जो है वो कार ने 10 लाख में से मुझे 1 लाख की वैल्यू उस साल खर्च करवा दी, तो मैंने उसको खर्चे में डाल दिया। अब कार कितने की बची? 9 लाख की। अगले साल फिर 9 लाख में से एक साल खर्चे में डाल दिया। ठीक है, तो जैसे हमने एक आइटम को सिर्फ यूज 6 महीने करा था और 6 महीने का आइटम था, ये पेन था, ये पेन 6 महीने की यूज हुआ और 6 महीने बाद जीरो हो गया तो मैंने उठा के सीधा खर्चे में डाल दिया। गाड़ी हर साल थोड़ा 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 रिड्यूस हो रही है तो मैं हर साल उसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू खर्चे में डाल रहा हूँ। जो ये वाला खर्चा होता है जो हर साल थोड़ा 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 रिड्यूस हो रहा है, इस खर्चे का नाम हम देते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन वो वाला खर्चा होता है जो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होता है। एंड ये सारे एसेट्स जो कि रिडक्शनेबल वैल्यू के होते हैं उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। नाम डिफरेंस है ये भी खर्च है। नाम डिफरेंस इसलिए दिया जिससे हमको पता चल सके कि अच्छा एसेट की वैल्यू रिड्यूस हुई है इसलिए ये खर्चा हुआ है। हम हर खर्चे को डिफरेंट नाम देते हैं जिससे कि हमको पता चल सके। ठीक है, अब गाइस एक चीज, क्या ये डेप्रिसिएशन कैश रिड्यूस करता है या नहीं? क्या डेप्रिसिएशन कैश रिड्यूस करता है या नहीं? नो। क्यों? क्योंकि कैश तो जिस टाइम पे मैंने फर्स्ट ईयर में गाड़ी खरीदी थी उसी टाइम पे डिक्रीज हो गया था। अब तो सिर्फ मैं उसको खर्चा मान रहा हूं। खर्चा कैश तो फर्स्ट ईयर में हो गया, तो डेप्रिसिएशन कभी भी कैश रिड्यूस नहीं करता है। डेप्रिसिएशन की वजह से कभी भी हमारा कैश पे फर्क नहीं पड़ता है। तो इट इज कॉल्ड एज
नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन को हम नॉन कैश एक्सपेंस की कैटेगरी में डालेंगे, इट इज नॉट अ कैश एक्सपेंस। ठीक है, clear guys? Depreciation is a non-cash expense. It means reduction in the value of asset due to usage. अब depreciation कितना लगेगा, कैसे लगेगा, वो हमारे आगे के चैप्टर्स में है, वो हम वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए गाइज यहाँ तक करते हैं, इसमें हमारा एक क्लियर होता है टॉपिक। आपके पास बुक्स हैं, बुक्स में चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें आप ये टर्म्स पढ़ सकते हो सारे के सारे, क्योंकि एग्जाम्स में तो आपको बुकिश लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है हम उसको एक टर्म को समझ रहे हैं तो हम उसको प्रैक्टिकल वे में समझ सकते हैं, बट एग्जाम्स में आपको इसकी डेफिनेशन अगर आती है तो बुकिश लैंग्वेज में ही लिखनी पड़ेगी। एंड बुकिश लैंग्वेज में है, depreciation is a fall in the value of asset because of usage or with efflux of time or obsolescence or accident। तो ये आपका बुकिश लैंग्वेज है जो आपको एग्जैक्ट टेपनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें मैं आपको कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, वो आपको एग्जैक्ट लर्न करनी पड़ेगी। तो कोई और आपके पास बुक है तो आप उस बुक से भी कर सकते हो, आपका रेलिवेंस दोनों का सेम। ठीक है गाइज, ठीक है, तो आज के लिए गाइज यहीं पे ओवर करते हैं। एंड कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में प्लीज लेट मी नो, एंड उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज बाय गाइज, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।